हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार आपका मेरी कक्षा में स्वागत। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 7 और यूनिट 7 में यूनिट 7 में हम पढ़ेंगे ड्वेल नेचर ऑफ ए मैटर एंड रेडिएशन, अर्थात द्रव्य की द्वैध प्रकृति और रेडिएशन विकिरण की द्वैध प्रकृति, मतलब प्रकाश का ड्वेल नेचर और द्रव्य का ड्वेल नेचर। ठीक है, तो बच्चों आपने इससे पूर्व पढ़ा है प्रकाश का तरंग सिद्धांत, और उस तरंग सिद्धांत के आधार पर हमने कि प्रकाश किसके रूप में चलता है, तरंगों के रूप में चलता है। उसके आधार पर हमने प्रकाश के व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट की सफलतापूर्वक व्याख्या हम कर पाए थे। किसके आधार पर? कि प्रकाश तरंगों की भांति व्यवहार करता है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी थी जिसके द्वारा हम जो है उन घटनाओं को प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर नहीं समझा पाए। वह घटनाएं थी प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, रमन इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट। इन घटनाओं को समझाने के लिए प्रकाश का तरंग सिद्धांत काम नहीं आया, तो इनको समझाने के लिए आइंस्टाइन एक वैज्ञानिक हुए। आइंस्टाइन ने क्वांटम सिद्धांत, आइंस्टाइन का जो क्वांटम सिद्धांत है उसके आधार पर इसकी व्याख्या की गई। अर्थात क्या कहता है आइंस्टाइन का क्वांटम सिद्धांत? आइंस्टाइन का क्वांटम सिद्धांत कहता है कि प्रकाश जो है कणों की भांति भी क्या करता है, व्यवहार करता है। ठीक है, और इन्हीं को क्या कहते हैं, इन्हीं कणों को हम क्या कहते हैं, फोटॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, और जो ये आइंस्टाइन का क्वांटम सिद्धांत है, ये प्लांक के सिद्धांत, प्लांक ने जो सिद्धांत दिया था अपना, उस सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या आइंस्टाइन ने करी। प्लांक ने जो सिद्धांत दिया था, प्लांक ने कृष्णिका से, जो कृष्णिका मीन्स जो ब्लैक बॉडीज होती, कृष्णिका से विकिरित, जो कृष्णिका से निकलने वाले जो विकिरण थे, उनका अध्ययन के लिए ये नियम क्या किया था, ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो आइंस्टाइन ने इस सिद्धांत को और अच्छे तरीके से इसकी व्याख्या की। उन्होंने कहा कि जो प्रकाश है, प्रकाश किसके रूप में, कणों के रूप में, प्रकाश कणों के रूप में आगे बढ़ता है। मतलब प्रकाश जिस प्रकार से हमने इससे पूर्व पढ़ा है कि प्रकाश किसकी भांति व्यवहार करता है, तरंगों की भांति, ठीक उसी प्रकार से प्रकाश कणों की भांति के माध्यम में चलता है। ठीक है, और वो जिसको हम कहते हैं पैकेट्स के रूप में, प्रकाश किसके रूप में चलता है, बंडलों के रूप में आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, और उन्हीं पैकेट्स को हम क्या कहते हैं, क्वांटा या फोटॉन्स कहते हैं। और जो फोटॉन्स की एनर्जी होती है वो किस पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर निर्भर करती है। जैसा कि आप जानते हैं इस सूत्र को आइंस्टाइन ने दिया है। आइंस्टीन का जो सूत्र है E बराबर h न्यू। आप जानते हैं E क्या है, ऊर्जा, कणों की ऊर्जा, प्रकाश के कणों की ऊर्जा, और न्यू क्या है, आवृत्ति, प्रकाश के कणों की आवृत्ति, और h क्या है, प्लांक नियता। तो अर्थात E प्रोपोर्शनल टू किसके, न्यू के। तो जो प्रकाश के कणों की जो ऊर्जा होती है वो किसके अनुप्रमानुपाती होती है, न्यू की, मतलब आवृत्ति की अनुप्रमानुपाती होती है। जो h है वो h क्या है, प्लांक नियतांक है। तो इस तरीके से प्रकाश का जो प्रकाश किसकी भांति व्यवहार करता है, कणों की भांति व्यवहार करता है। इसके आधार पे प्रकाश के विद्युत प्रभाव को, प्रकाश के रमन प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव को हम आसानी से समझा पाए। तो इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश का क्या है, ड्वेल नेचर है, ड्वेल नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश की द्वैध प्रकृति, प्रकाश तरंगों की भांति भी काम करता है और प्रकाश कणों की भांति भी काम करता है। अब बात आती है कि इस प्रकृति में समिति का आशीर्वाद हमें दिया है। प्रकृति ने हमें किसका आशीर्वाद दिया है, सिमेट्री का, समिति का आशीर्वाद दिया है। तो जब प्रकाश का ड्वेल नेचर हो सकता है, तो क्या द्रव्य का भी ड्वेल नेचर हो सकता है? इस पर अध्ययन किया गया। तो उस पर पाया गया, एक वैज्ञानिक थे डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने कहा कि जो द्रव्य है, द्रव्य की जो गति होती है वो किसके रूप में भी होती है, कणों के रूप में भी होती है। ये अध्ययन, ठीक है, ये अध्ययन किसने किया,
ये अध्ययन किया आपका, ये अध्ययन हमारा जो है P इज इक्वल टू ये हो गया हमारा डी ब्रोगली ने एक सिद्धांत दिया था, वो उस पे जो है उन्होंने कहा कि जो कणों की गति होती है वो कणों की गति किसके आधार पर होती है, कणों की जो गति होती है, द्रव्य के कणों की गति, द्रव्य की जो गति होती है वो किसके रूप में होती है, कणों के रूप में होती है। तो इस तरीके से ये सिद्ध हुआ कि द्रव्य का भी क्या है, जो पदार्थ का भी है, पदार्थ कण तरंगों के रूप में भी चलता है और कणों के रूप में भी चलता है। ठीक है, तो ये है लैम्डा बराबर H/P, या इस तरीके से जो है एक सूत्र है, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो बच्चों ये हमारा जो है इंट्रोडक्शन था। अब हम जो है इसमें पढ़ेंगे, अब हम इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन किस तरीके से होता है। देखिए क्या देखा गया कि जब कुछ धातुओं पर पराबैंगनी किरणों को आपतित किया गया तो आपतित करने के बाद कम वेग के इलेक्ट्रॉन्स, ऋण आवेशित कण उत्सर्जित हुए। ठीक है, अब बाद में कुछ धातुओं पर तीव्र वेग के, ठीक है, उच्च वेलोसिटी के और उच्च आवृत्ति के क्या किए गए, उच्च वेलोसिटी के क्या किया गया, पराबैंगनी किरणों को आपतित किया गया। तो उसमें भी देखा गया है कि जो ऋणावेशित कण उससे उत्सर्जित होते हैं, उन दोनों स्थितियों में, ठीक है, उससे भी क्या होते हैं, ऋणावेशित कण उत्सर्जित होते हैं। इन दोनों स्थितियों में देखा गया कि जो धातुओं के पृष्ठ से जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो रहा है, ऋण आवेश का उत्सर्जन हो रहा है, वो किसके समान है, कैथोड किरणों के समान है। ठीक है, तो इस आधार पर जो है सन 1887 ईस्वी में ये अध्ययन हुआ और 1897 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हुए जे टॉमसन, आपने नाम सुना हुआ है। उन्होंने किसकी खोज कर दी, इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी। और इस खोज के बाद ये जो आविष्कार इन्होंने किया, ये खोज करी इन्होंने, ये विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अभूतपूर्व योगदान इनका रहा कि प्रकाश, किसी भी परमाणु का जो मूल कण है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, किसी भी धातु के पृष्ठ में यदि हम पराबैंगनी किरणों को इंसिडेंट आपतित करते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाता है, उत्सर्जन होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन की खोज करने के फलस्वरूप आपको ध्यान होना चाहिए 1906 में जे थॉमसन को क्या दिया गया, जे थॉमसन को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है, अब बात आती है इलेक्ट्रॉन। कोई भी परमाणु है, कोई भी धातु है, धातु का पृष्ठ है, उसमें क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही उसमें धारा का क्या होता है, उस चालक में धारा का प्रवाह होता है। तो हम कह सकते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, धातु के भीतर जो है अनियमित वेग से क्या करते हैं, गति करते हैं। अब हम ये कहेंगे कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या है, ठीक है, इसमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ में, माना ए भी ये धातु का पृष्ठ है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गमन कर रहा है। लेकिन ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पृष्ठ से बाहर नहीं आ पाता, लेकिन हम कहेंगे ये जो है परमाणु से क्या है, मुक्त है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये किससे है, परमाणु से बद्ध है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से यदि ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ सकता, कब आएगा, जब हम इसको क्या करेंगे, इस धातु के पृष्ठ को एनर्जी देंगे, ऊर्जा देंगे। ठीक है, तो ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इसमें धातु का पृष्ठ क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा कि कूलाम का नियम है, नाभिक जो है धनावेशित है और इलेक्ट्रॉन जो है ऋणावेशित है। तो ये जो धन और ऋण का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये नाभिक है, नाभिक धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। ठीक है, तो किन्हीं दो समान एवं विपरीत आवेशों के मध्य लगने वाला, तो विपरीत आवेश धनावेश है और ये क्या है, ऋणावेश है। इनके बीच जो बल काम कर रहा है, ठीक वही बल यहाँ पर भी क्या करता है, इस धातु के पृष्ठ पर काम करता है, जो इलेक्ट्रॉनों को मुक्त नहीं होने, पृष्ठ से क्या नहीं होने देता है, मुक्त नहीं होने देता। अब इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करने के लिए क्या करते हैं हम एनर्जी देते हैं, वह न्यूनतम ऊर्जा, ठीक है, वह न्यूनतम एनर्जी जिसके द्वारा ये इलेक्ट्रॉन क्या हो सके, धातु के पृष्ठ से मुक्त हो जाए, उसको कहते हैं वर्ग फलन। उसको क्या कहते हैं, वर्ग फलन, वर्ग फलन, वर्क फंक्शन, वर्क
वर्क फंक्शन, इसको हम बोलते हैं कार्य फलन, और इसको हम डिनोट करते हैं W से और फाई से। ठीक है, तो ये क्या कार्यफलन क्या होता है कि जब धातु का माना धातु का पृष्ठ है और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है, माना सपोज क्या है, मुक्त फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब ये धातु के पृष्ठ से फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं, तो इसके लिए क्या देना है, हमें एनर्जी देनी है। ठीक है, एनर्जी देनी है। तो जब हम इसको जो है उच्च आवृत्ति का क्या देंगे, ऊर्जा देंगे, तो इसके धातु के पृष्ठ से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाएगा। तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाएगा। ठीक है, तो ये घटना वह न्यूनतम ऊर्जा, हम वर्क फंक्शन की डेफिनेशन देंगे कि वह न्यूनतम ऊर्जा जिसके द्वारा धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का क्या हो सके, उत्सर्जन हो सके, वो कहलाता है वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन जिसको हम कार्यफलन भी कहते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं W से या फाई से। ठीक है, अब विभिन्न धातुओं की अपना कार्यफलन होता है, अलग अलग कार्यफलन होता है। ठीक है, जैसे सीजियम है, इसका होता है 2.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है सीजियम के अलावा हमारे पास पोटेशियम है, इसका होता है 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से विभिन्न धातुओं का क्या होता है, अलग अलग कार्यफलन, अलग अलग जो है कार्यफलन होता है। ठीक है, अब हम जो है इसमें पढ़ेंगे, अब हम इसमें पढ़ते हैं धातुओं के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का जो उत्सर्जन होता है, वो उसके लिए कई विधियां हैं। धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन 3 विधियों के द्वारा होता है। उत्सर्जन 3 विधियों के द्वारा होता है। धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन मतलब वह न्यूनतम ऊर्जा जिसके द्वारा धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो सके। तो नंबर 1 तापायनिक उत्सर्जन, तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन जिसको बोलेंगे थर्मल इमिशन। तापायनिक जो उत्सर्जन हो जाएगा उसको कहेंगे थर्मल इमिशन। थर्मल इमिशन के अंदर हो जाएगा कि जब हम किसी धातु के टुकड़े को गर्म करते हैं, थर्मल का मतलब ताप देते हैं, धातु के पृष्ठ को हम ताप देंगे, तो ताप देने पर उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का क्या हो, उत्सर्जन होगा, उसको कहेंगे तापायनिक उत्सर्जन। ठीक है, कि धातु के पृष्ठ को जब हम ताप दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, तो उसके कारण धातु के पृष्ठ से क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाए, वो विधि कहलाएगी तापायनिक उत्सर्जन। दूसरा जो हमारे पास है फील्ड क्षेत्र उत्सर्जन। क्षेत्र जो उत्सर्जन होगा जिसको फील्ड हम बोलेंगे फील्ड इमिशन, FIEL, फील्ड इमिशन। जो फील्ड इमिशन है कि जब हम किसी धातु के पृष्ठ को 10 की घात 8 ठीक है वोल्ट का V बराबर E/F। ठीक है, ये जो है 10 की घात 8 हमारे पास जो है वोल्ट प्रति मीटर, 10 की घात 8 प्रति वोल्ट मीटर का क्या देंगे, विद्युत क्षेत्र देंगे, फील्ड देंगे। जब हम धातु के पृष्ठ को 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा देंगे, ठीक है, विद्युत ऊर्जा देंगे, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। वो घटना कहलाएगी आपकी फील्ड उत्सर्जन। समझ में आ गई होगी बात कि जब धातु के पृष्ठ को हमने क्या दिया, 10 की घात 8 वोल्ट प्रति मीटर का विद्युत क्षेत्र दिया। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, चूंकि आप जानते हैं E बराबर V/L, तो प्रति एकांक लंबाई पर दिया गया जो वोल्टेज है, ठीक है, वो है 10 की घात 8 वोल्ट प्रति मीटर। तो उसके द्वारा जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा
ठीक है, वो कहलाएगा आपका छिद्र उत्सर्जन। तीसरी चीज हमारे पास आती है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश जिसको हम पढ़ ही रहे हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव बच्चों, प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहेंगे कि जब किसी धातु के पृष्ठ को हम क्या करेंगे, प्रकाश ऊर्जा देंगे। जब धातु के पृष्ठ को हम क्या कर देंगे, प्रकाश ऊर्जा देंगे, तो उससे धातु के पृष्ठ से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाएगा। इसको कहेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव। धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना, ये किसके द्वारा, प्रकाश ऊर्जा के द्वारा, ये कहलाएगा वैद्युत, ये कहलाएगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है, तो मैंने आपको 3 विधियां बताई कि धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन 3 विधियों से होगा। तापायनिक उत्सर्जन, थर्मल इमिशन, दूसरा फील्ड इमिशन। ठीक है, तीसरा हो जाएगा आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक हो गया। अब हमारे स्टूडेंट, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज सर्वप्रथम सन 1887 ईस्वी में हेनरिच हर्ट्ज ने इसकी खोज करी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। बाद में कई वैज्ञानिकों ने, जैसे हालवाच हो गया, मिलिकन हो गया, लेनार्ड हो गया, इन लोगों ने इसको बहुत विस्तृत तरीके से, अच्छे तरीके से क्या किया, इसकी व्याख्या करी। तो क्या कहा हर्ट्ज ने कहा, हेनरिच हर्ट्ज ने कहा कि विभिन्न जो धातुएं हैं, उन धातुओं पर उच्च विकिरण की जो है परावैगनी किरणें या उच्च विकिरण की जो वैद्युत चुम्बकीय किरणें हैं, उनको क्या किया, इंसिडेंट किया, आपतित किया। और आपतित करने के फलस्वरूप पाया कि जब किसी धातु के पृष्ठ पर उच्च विकिरण वाली जो तरंगे हैं उनको इंसिडेंट किया, तो इंसिडेंट करने के बाद पाया कि जो उस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं। ये घटना कहलाती है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। मतलब कि जब किसी धातु के पृष्ठ पर, कोई भी धातु है और धातु के पृष्ठ पर यदि हम क्या कर रहे हैं, उच्च विकिरण के जो है किरणों को हम क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट कर रहे हैं। तो इंसिडेंट करने के बाद इसके पृष्ठ से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाएगा। किसका, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना, किसका, ऋणावेशित कणों का, इलेक्ट्रॉनों का ऋणावेशित कणों का उत्सर्जन। उच्च विकिरण मतलब जब धातु के पृष्ठ पर, ये कोई भी धातु है, धातु के पृष्ठ पर जब उच्च विकिरण की वैद्युत चुम्बकीय तरंगों को क्या करते हैं, आपतित करते हैं, तो इसके पृष्ठ से ऋणावेशित कणों का निकलना, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना, यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। तो इसको हर्ट्ज का परीक्षण है, हर्ट्ज ने अपना परीक्षण दिया 1887 ईस्वी में। हर्ट्ज का परीक्षण, हर्ट्ज ने धातु के पृष्ठ पर किस स्पार्क विसर्जन विधि के द्वारा वैद्युत चुम्बकीय धातु के पृष्ठ पर जो है किस विधि के द्वारा, स्पार्क विसर्जन के द्वारा वैद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न करने का प्रयोग किया। और उसने पाया कि जब धातु के पृष्ठ में से किसी एक प्लेट पर क्या करते हैं, किसी एक प्लेट पर परावैगनी किरणों को, परावैगनी किरणें, जिनको हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेज हुई। तो हर्ट्ज ने परीक्षित किया कि किस विधि के द्वारा, स्पार्क विसर्जन विधि के द्वारा, कि जब धातु के किसी एक प्लेट पर परावैगनी किरणों को क्या किया, आपतित किया, तो आपतित करने के फलस्वरूप उस ट्रांसमीटर के मध्य जो है स्पार्क बहुत तेजी से हो जाता है, और जिसके कारण जो है इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। तो हेनरिच इसको ढंग से समझा नहीं पाए। तो बाद में कई वैज्ञानिकों ने, जो बाद में मैंने कहा मिलिकन हो गया, लेनार्ड हो गया,
और हॉल वॉच हो गया, उसने इसकी व्याख्या बहुत अच्छे तरीके से की। उन्होंने कहा कि जब धातु के पृष्ठ पर उच्च विकिरणों की, धातु के पृष्ठ पर उच्च विकिरण वैद्युत चुम्बकीय जो तरंगें होती हैं उनको जो है इंसिडेंट किया, चाहे वो दृश्य प्रकाश है चाहे वो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, तो उससे क्या होता है, धातुओं का अपना गुण होता है कि वे क्या करते हैं, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है, उत्सर्जन हो जाता है। यही क्या कहलाता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाता है। इसके बाद लेनार्ड ने इसको व्याख्या किया, लेनार्ड का प्रयोग, लेनार्ड का परीक्षण। लेनार्ड ने जो परीक्षण किया, लेनार्ड ने कहा कि एक ट्यूब है, एक कांच का, इस तरीके से कांच का एक ट्यूब है, ठीक है, और उन्होंने परीक्षित किया कि इस पर दो धातु की दो प्लेटें लगी हुई हैं, ठीक है ना। इस कांच की जो विसर्जन नली है, ये कांच की निर्वातित नली है, इस पर दो प्लेटें हैं, ठीक है, और दो प्लेटों को किससे जोड़ दिया गया है, बैटरी से जोड़ दिया गया है, और इनके बीच में एक मिली एम्पियर लगा रखा है मेजरमेंट के लिए, धारा को मेजर करने के लिए मिली एम्पियर, ठीक है। अब क्या होता है, लेनार्ड ने कहा कि जब कांच की जो निर्वातित जो नली है उसके बीच में धातु की दो प्लेटें, ठीक है, एक को सी है जिसको कैथोड बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं एनोड। इन धातुओं की दो प्लेटों में से एक प्लेट पर क्या किया, परावैगनी किरणें इनको इंसिडेंट किया। तो इंसिडेंट करने के बाद क्या हुआ कि जब धातु की निर्वातित कांच की नली में किन्हीं दो प्लेटों में से एक प्लेट में क्या किया, परावैगनी किरणों को आपतित किया, अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं उनको क्या किया, इंसिडेंट किया। तो उसके बाद क्या देखा कि इन्होंने कहा कि इसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का क्या हो गया, उत्सर्जन हो गया, और वो इलेक्ट्रॉन जिस प्लेट पर प्रकाश किरणों को इंसिडेंट किया उस प्लेट को कहा गया कैथोड प्लेट, ठीक है। और जो इस प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए वे कहां चले गए, इधर चले गए एनोड पर, ठीक है। दूसरी प्लेट जिसकी ओर जो इलेक्ट्रॉन गए वो उस प्लेट को कहा गया एनोड। तो ये प्रक्रिया जब प्रकाश किरणों को इंसिडेंट किया प्लेट पर, तो धारा का प्रवाह देखा, ये ऋण हो गया और ये धन प्लेट है, ऋण धन की ओर भाग रहा है, और इस तरीके से इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है। यदि यहां पे जो है प्रकाश किरणों का, परावैगनी किरणों को रोक दिया जाता है, तो रोकने पर क्या होगा, इससे कोई धारा का प्रवाह रुक जाएगा। देखिए, जब तक प्रकाश किरणों का अल्ट्रावायलेट रेज इंसिडेंट आपतित की जा रही हैं, तब तक धारा का प्रवाह निरंतर बना हुआ है, और जैसे ही हम जो है इसको प्रकाश किरणों को क्या कर देते हैं, अल्ट्रावायलेट किरणों को रोक देते हैं, तो धारा का प्रवाह फिर रुक जाता है। तो इस तरीके से ये सिद्धांत जो है, जो जिस प्लेट की ओर आकर्षित हो रहे हैं उसको हमने धनावेशित कहा, एनोड कह रहे हैं, और जिस प्लेट पर हमने प्रकाश किरणों को आपतित किया उसको कैथोड प्लेट कह रहे हैं। और यहाँ पर हमने मिली एमीटर लगा रखा है जिससे हम धारा का प्रवाह का क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं कि धारा का प्रवाह हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसका जो है, इसको और अच्छे तरीके से हॉल वॉच ने फिर समझाया। हॉल वॉच ने क्या कहा, हॉल वॉच ने इस प्रयोग को और अच्छे तरीके से समझाया। हॉल वॉच ने एक जिंक की प्लेट दी, हॉल वॉच का परीक्षण, हॉल वॉच। जैसा कि मैंने कहा कि इस प्रयोग को अनेक वैज्ञानिकों ने क्या किया, परीक्षित किया, हॉल वॉच का परीक्षण। हॉल वॉच ने कहा कि एक जिंक की प्लेट ली, क्योंकि जिंक की प्लेट क्या होती है, ऋणावेशित होती है, और इस जिंक की प्लेट को किससे जोड़ दिया, वैद्युतदर्शी से। एक वैद्युतदर्शी, स्वर्ण पत्र वैद्युतदर्शी है, स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी है, और इस पे जो है इसको प्लेट को अटैच कर दिया, ठीक है। अब क्या किया, देखिए उन्होंने क्या देखा, उन्होंने जब इस प्लेट पे उन्होंने तीन चीजें बताई। उन्होंने जो है परीक्षण किसके मध्य, जिंक की प्लेट और वैद्युतदर्शी, दो
किरणों को एक दूसरे से क्या किया, कनेक्ट करने के बाद ये देखा कि जब परावैंगनी किरणों को, जो परावैंगनी किरण है इस पे इंसिडेंट करी, तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि जो प्लेट है, जो जिंक प्लेट है वो अनावेशित प्लेट है। कौन कैसी प्लेट है? अनावेशित। उसको आवेशित किया। सबसे पहले क्या किया? परावैंगनी किरणों के द्वारा जो अल्ट्रावायलेट रेज हम आपतित कर रहे हैं उस धातु की प्लेट पर, ठीक है, इसको हम धातु की प्लेट कह रहे हैं, धातु की प्लेट। और धातु की प्लेट अनावेशित प्लेट क्या होगी? आवेशित होगी। फिर क्या हुआ कि जो दूसरी कंडीशन में क्या किया कि उसने जो आवेशित प्लेट है उस पर जो है परावैंगनी किरणों को क्या किया? इंसिडेंट किया। तो इंसिडेंट करने से उसका आवेश क्या हुआ? फिर बढ़ा। सबसे पहले तो उसने प्लेट पे क्या किया? अल्ट्रावायलेट रेज को डाला, तो जो अनावेशित प्लेट थी वो आवेशित हुई, चार्ज होगी। पुनः अल्ट्रावायलेट रेज यहां से डाली तो उसका आवेश क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, आवेश बढ़ गया। अब चूंकि ये प्लेट क्या है? ऋणावेशित है। तीसरी कंडीशन में क्या देखा उन्होंने कि जब अल्ट्रावायलेट रेज को, परावैंगनी किरणों को किस पे डाला? प्लेट पर डाला, जिंक की प्लेट पे डाला, तो उसका ऋणावेशित क्या हो गया? समाप्त हो गया। ऋणावेशन उसका क्या हो गया? जो आवेशित हुई थी प्लेट ऋणावेशित, वो क्या होगी? समाप्त होगी। ऋणावेशन समाप्त हो गया और उससे इलेक्ट्रॉनों का क्या हो गया? उत्सर्जन हो गया। उसके बाद समाप्त होने के बाद उससे इलेक्ट्रॉनों का क्या हो गया? उत्सर्जन हो गया। तो इस तरीके से विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा जो प्रयोग किए गए और उन प्रयोगों के आधार पर पाया गया कि धातु की सरफेस से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाना, जब प्रकाश वैद्युत प्रभाव की जो घटना उन्होंने समझाई, उन्होंने कहा कि विभिन्न धातुओं की प्लेटों पर, विभिन्न धातुओं पर जब परावैंगनी किरणें, या हम कह सकते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगें, दृश्य प्रकाश भी हो सकता है और अल्ट्रावायलेट रेज भी हो सकता है, उनको इंसिडेंट करते हैं, तो प्लेटों का, धातुओं का अपना अपना गुण होता है क्या? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन का। तो सिंपल सी घटना है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव जब किसी धातु के पृष्ठ पर हम क्या करते हैं? वैद्युत चुंबकीय तरंगों को क्या करते हैं? आपतित करते हैं, तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाना वो कहलाता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो इतने वैज्ञानिकों ने इसको समझाने के बाद ये जो है स्पष्ट हुआ। उसके बाद देखिए फिर ये कहा गया हालवॉच के द्वारा कि विभिन्न धातुओं का अपना गुण होता है कि जो है उन पे अलग अलग वैद्युत चुंबकीय तरंगें, अलग अलग वैद्युत चुंबकीय तरंगें यदि उन पे इंसिडेंट करेंगे तो उनका क्या हो जाएगा? उनका जो है उनका इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन अलग तरीके से होता है। जैसे कुछ धातुएं ऐसे होती हैं, एल्कली जो मेटल होते हैं, जैसे सीजियम हो गया, पोटेशियम हो गया, यदि उस पर हम क्या करते हैं? दृश्य प्रकाश को डालेंगे तो उनका जो है, उनसे जो है इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन अलग होता है। या जो है और जो धातुएं होती हैं उन धातुओं पर यदि हम जो है अलग तरीके से, मैंने आपको बताया कि विभिन्न प्रकार की जो धातुएं होती हैं वो अलग अलग प्रकार के वैद्युत चुंबकीय तरंगों के कारण उनसे क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। अब अलग अलग धातुओं का अपना अपना गुण होता है। जैसे जो एल्कली मेटल होते हैं, मैंने आपको इससे पूर्व भी बता दिया, एल्कली मेटल जैसे पोटेशियम और सीजियम, और सीजियम पर हम क्या कर रहे हैं? दृश्य प्रकाश को डाल रहे हैं, विजिबल लाइट, तो उससे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो रहा है। ऑन द अदर हैंड जो भारी धातुएं होती हैं, उन भारी धातुओं पर यदि हम क्या करेंगे? अल्ट्रावायलेट रेज डालते हैं, तो अल्ट्रावायलेट रेज डालने पर उनसे क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। ठीक है, वो क्या होता है? धातुओं का अपना अपना गुण होता है। तो देखा गया है कि सबसे ज्यादा जो सुग्राही होता है, ठीक है, जो एल्कली जो मेटल होते हैं, जो क्षारीय धातुएं होती हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो सुग्राही होता है धातु इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए, वह होता है सीजियम। ठीक है, तो प्रकाश ऊर्जा को भी क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव को, प्रकाश ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा भी हम इस तरीके से कहते हैं। तो बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी समझ में ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव में हार्ट्ज का प्रयोग, लेनार्ड का प्रयोग और हालवॉच का प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।